हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। सेलों का संयोजन। सेल के बारे में तो हम जानते हैं। सेल उस युक्ति को कहते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम देखते हैं कि सेलों का संयोजन करने की क्यों आवश्यकता होती है। चलिए पढ़ते हैं। कभी कभी विद्युत परिपथ में उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। कभी कभी विद्युत परिपथ में उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में सेलों को विभिन्न प्रकार से संयोजित करके बैटरी बनाते हैं। सेलों को जोड़ करके हम बैटरी बनाते हैं जब परिपथ में हमको उच्च विभवांतर या प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। तो पता चल गया कि सेलों को हम कब संयोजन करते हैं। अब धीरे से पढ़ेंगे आगे कि सेलों को हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम किस क्रम में जोड़ेंगे तो क्या क्या फायदा मिलता है। परिपथ में उच्च विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन सा संयोजन उपयुक्त तथा लाभप्रद होगा। परिपथ में उच्च विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन सा संयोजन उपयुक्त तथा लाभप्रद होगा। यह बाह्य प्रतिरोध तथा आंतरिक प्रतिरोध R के अपेक्षिक मानों पर निर्भर करता है। जो सेलों का संयोजन है उसमें मुख्य बात यह है कि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध इस पर निर्भर करता है कि वो लाभप्रद कब होगा। इन दोनों बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। सेलों का संयोजन करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध पर हम खास ध्यान देंगे। सेलों का संयोजन निम्न प्रकार से किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम श्रेणी क्रम संयोजन अब शुरू करेंगे। सबसे पहले श्रेणी क्रम को पढ़ते हैं, उसके बाद में समांतर क्रम और सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम। तो चलिए श्रेणी क्रम पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में का विद्युत परिपथ यहाँ दिखाया गया है। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के दूसरे सिरे मतलब ऋणात्मक सिरे को दूसरे सेल के धनात्मक सिरे से, दूसरे सेल के ऋणात्मक को अगले वाले सेल के धनात्मक सिरे से और तीसरे सेल के ऋणात्मक सिरे को चौथे सिरे के धनात्मक सिरे से जोड़ते हैं। इसी प्रकार से इस चित्र में हमने n सेल को जोड़ दिया है। यहाँ डैश डैश का मतलब होता है n सेल। अब पहले सेल के धनात्मक और दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे के बीच में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये चित्र दिख रहा है, इसमें हमने मान लिया प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल हमने मान लिया है E। प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको मान लिया स्मॉल r। यह प्लस माइनस सिरा दिखा दिया गया है और टोटल इसमें श्रेणी क्रम में n सेल जुड़े हैं। परिपथ में बाह्य प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है जिसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है। बाह्य प्रतिरोध का जो मान है वो कैपिटल R है। और इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए एक कुंजी के लगा दिया गया है। चलिए अब इसके बारे में हम व्यंजक निकालेंगे। तो ये परिपथ है श्रेणी क्रम संयोजन का। अब हम जो अभी चित्र में देखे हैं उसी को यहाँ पर लिखेंगे। माना, हमको मानना पड़ेगा। माना चित्र में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कितने सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? n सेल जुड़े हैं। अभी हमको पता नहीं है, n लिख दिया है, n सेल। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R है। अब परिपथ के संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल। परिपथ के संयोजन का एक सेल का विद्युत वाहक बल E है तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा? Ne। E को n से गुना कर देंगे तो ये परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर निकल जाएगा। अब चूंकि सभी सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। उनके आंतरिक प्रतिरोध भी जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध देखेंगे
यहां लिखेंगे परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध। परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो परिपथ में कितने सेल हैं? n, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध होगा nr। अब हम देखते हैं कि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान है कैपिटल R, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल, परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस NR, ये बाह्य प्रतिरोध है और ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब यदि परिपथ में बहने वाली धारा का मान I है, परिपथ में बहने वाली धारा परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो यहाँ चूंकि सेल है तो सेल में विभवांतर नहीं होता, सेल में होता है विद्युत वाहक बल। तो यहाँ I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पर ये ओम के नियम से आया है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब हमने पहले से निकाल चुके हैं, कुल विद्युत वाहक बल होता है NE और कुल प्रतिरोध होता है R प्लस NR। यहाँ हम मान रख देंगे। चलिए मान रखते हैं। अब ये हम मान रख दिए यहाँ पर। चलिए मान रखें I बराबर NE बटे R प्लस NR, ये हमने मान रख दिया जो हमने ऊपर में निकाला था। तो ये जो समीकरण आया है ये हो गया समीकरण 1, I बराबर NE बटे R प्लस NR। ये क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से बहने वाली धारा के लिए व्यंजक है। श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से, श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से बहने वाली धारा का व्यंजक है। ये हमारा व्यंजक आ गया। I बराबर NE बट्टे R प्लस NR। ये जो आया है वो श्रेणी क्रम में जुड़े सेलों से बहने वाली धारा का व्यंजक है। अब हम इसकी स्थिति पढ़ेंगे। स्थिति 1 पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है बहुत छोटा है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में। आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है। तो समीकरण 1 से हमारा सूत्र क्या होगा? हम लोग जो NR R की तुलना में बहुत कम है, तो समीकरण 1 में NR को हम हटा देंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे तो I बराबर NE बटे कैपिटल R। NR को हटा दिए। चलिए तो अब इसको हम एडजस्ट करके लिख सकते हैं। I बराबर N इंटू E बटे R। अब यहाँ पर
इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूं और ये धारा बराबर हो गया n गुणित ये है एक सेल से बहने वाली धारा। एक सेल से बहने वाली धारा, ये है एक सेल से बहने वाली धारा। यदि हमारा आंतरिक प्रतिरोध कम होता है तो एक सेल से बहने वाली धारा के n गुना धारा परिपथ से बहती है। यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य है तो सेल से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की n गुना होती है। इसको लिखेंगे यहां, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तो संयोजन से बहने वाली धारा संयोजन से बहने वाली धारा एक सेल से बहने वाली धारा की n गुना होती है। एक सेल से बहने वाली धारा की n गुना होती है। इस स्थिति में बहने वाली धारा अधिकतम होती है। इस स्थिति में बहने वाली धारा अधिकतम होती है। ये पहला स्थिति हो गया यदि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, तो हमारा सूत्र आता है I बराबर n गुणित E बटे R। I बराबर n गुणित एक सेल से बहने वाली धारा की n गुना धारा बहती है। अब हम स्थिति नंबर 2 देखेंगे। इसमें अब हम पढ़ेंगे स्थिति नंबर 2, यदि बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम है तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा ऊपर तो n e रहेगा, इस कैपिटल R को हटा देंगे, इस n स्मॉल n r नीचे में बच जाएगा। r प्लस n r में से r को हटा दिए। अब यहाँ पर हम n और n को काट देंगे तो क्या बचेगा, I बराबर E बटे स्मॉल r। तो I बराबर होगा एक सेल से बहने वाली धारा, एक सेल से बहने वाली धारा। यदि हम बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में कम है और सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो हमें जो धारा मिलेगी वो एक सेल से बहने वाली धारा के तुल्य धारा मिलेगी। इस स्थिति में हमको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। यहां लिखेंगे, इस स्थिति में श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तो अतः श्रेणी क्रम में हम सेलों को तभी जोड़ेंगे जब उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होगा। अतः सेलों को श्रेणी क्रम में
अतः सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तब जो है तब चाहिए। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना तब चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तब सेल से अधिकतम धारा बहेगी। जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, तभी हमको सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। सेलों को श्रेणी क्रम में तभी जोड़ना चाहिए जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। ये दो बात को हमको ध्यान रखना है, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध। जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और बाह्य प्रतिरोध अधिक होगा, तभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तब हमको अधिकतम धारा मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन।